साथियों, हिंदी शिक्षण शास्त्र की ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले उन्हें भी देख लीजिए। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं पिछले सालों में आए हुए उन प्रश्नों को जो बार बार आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे नए वीडियो तुरंत आपको मिल सकें। साथियों, आपके सामने बारी बारी से क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं उनके आंसर्स कुछ सेकंड बाद बताऊंगा। जितने सेकंड का भी टाइम आपको मिलेगा उसमें आपको जवाब देना होगा और आप अपने सही आंसर्स को गिनते रहिएगा। जितने भी आपके सही आंसर्स हों उनको लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लिखना है कि आपने इतने क्वेश्चन में से इतने सही किए। मैं जाकर ज़रूर देखूँगा कि कितने ज़्यादा लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा, नीचे जाके लिखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। यहाँ पे भाषा अर्जन की बात हो रही है। बी ऑप्शन है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सी ऑप्शन है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। डी ऑप्शन है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का ये क्या लिखा हुआ है, व्याघात होता है। तो यहाँ पे आपके सामने चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। साथियों, मुझे लगता है अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। तो भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन यानी कि जो भाषा का अर्जन किया जाता है, मैंने आपको बताया भी था हिंदी के एक वीडियो में कि भाषा का मतलब, जिसमें मैंने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम इनके बारे में बताया है कि भाषा अर्जन के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब भी बालक छोटा होता है तो उसके सामने उसके माँ बाप या फिर समाज के जो भी लोग होते हैं उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, उनकी नकल करना प्रारंभ कर देता है। वो कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सेम टू सेम वो बिल्कुल वैसे ही करता है। तो उसे ही भाषा अर्जन कहते हैं, जिसके लिए किसी भी कक्षा में किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो अनुकरण करके हो जाती है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सी वाला ऑप्शन गलत है कि बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अन्य किसी भाषा की भी ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होता, ये स्वाभाविक होती रहती है, बच्चे अपने परिवेश से ही सीख जाते हैं। तो भाषा का अर्जन इस तरह से होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जितने लोगों के सही होते जा रहे हैं वो अपने काउंट करते रहें, फिर नीचे जाके आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि कितने आपने सही किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन, सीखने को विस्तार देना। बी ऑप्शन, अभिभावकों को प्रसन्न करना। सी ऑप्शन, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। डी ऑप्शन, कॉपियाँ भरवाना। तो यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो गृह कार्य दिया जाता है, जिसे आप लोग छोटे पे शौक से करते थे, जिसे HW बोला जाता था, याद होगा आप सभी को। तो उसका उद्देश्य क्या होता है तो ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इनमें से जो आपको सही आंसर लग रहा हो जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर कीजिए। देखूंगा आज कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पा रहे हैं। नीचे मैं कमेंट जाके चेक करूंगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मुझे लगता है अब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो गृह कार्य जो होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। उन्हें जो कक्षा में बताया गया है वो तो उन्होंने सीखा ही, साथ में गृह कार्य देकर वो घर जाकर उसको रिवाइज कर पाएंगे। गृह कार्य का यही उद्देश्य होता है कि सीखने को विस्तार देना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुझे लगता है आप सब ने भी यही किया होगा। जिनका गलत हो रहा हो वो परेशान ना हो, साथ में बने रहिए, सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए ऑप्शन सरल होती है, बी ऑप्शन बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी ऑप्शन बच्चे की भाषाई पूंजी है, डी ऑप्शन मानक स्वरूप के लिए होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, आप लोग अपने मन में सोच के जवाब दीजिए। साथियों, मैं आप सभी को अपने परिवार की तरह ही सोचता हूं, तो प्लीज़ हमारे इस परिवार के सदस्य भी बने। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगता है अब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के घर की भाषा होती है, यानी कि बच्चों की मातृभाषा, उसे कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे की वही भाषाई पूंजी होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाई पूंजी, इसका तात्पर्य ये है कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे पर से ही अपने घर में अनुकरण करते हैं माँ बाप का। वो जैसे बोल रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनकी आदतों को सीखते हैं। उनका भाषा विकास भी घर से ही होता है। तो सबसे पहले वो भाषा का अर्जन करता है, अनुकरण करके, नकल उतार के, जैसे मम्मी पापा बोल रहे हैं उसी तरीके से बोलेगा। तो अभी तक उसने जो मातृभाषा सीखी है, अनुकरण करके अर्जित की है, जो भी अर्जित की है भाषा, तो उसको स्थान देना ज़रूरी है क्योंकि उसी के माध्यम से वो आगे की चीज़ें सीख पाएगा कॉलेज में। तो बच्चे की भाषाई जो पूंजी है उसको कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप में से कितने लोगों का सही हुआ हो वो इसको भी काउंट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी ऑप्शन बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, संवेगात्मक तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी, संवादात्मक सही है। संवाद जो होता है उसी से आधारित है, यह शब्द सही है। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है औपचारिक पत्र। तो इन चारों में से कौन सा सही है, आप आंसर कीजिए फटाफट। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, प्राथमिक स्तर पर जो पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ए ऑप्शन कठिन शब्दों का स्तुत लेखन, बी ऑप्शन लिखित प्रश्न पत्र, सी ऑप्शन पाठ से देखकर सुलेख लिखना, डी ऑप्शन बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो प्राथमिक स्तर पर जो सतत एवं व्यापक आकलन होता है, सतत यानी निरंतर, कंटिन्यू, और व्यापक जो होता है आपका संपूर्ण, जो पूरा होता है, उसे ही सभी पक्षों का जिसमें आप आकलन करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि उसके लेखन क्षमता का ही आकलन कर लिया, सभी पक्षों का आकलन करेंगे तो वही व्यापक में आ जाएगा। तो सतत और व्यापक आकलन करते समय इन चारों में से जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो बताइए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दिया करिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है या आपको कोई कमी लग रही हो तो ज़रूर बताया करिए। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट किया कीजिए। तो यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत व्यापक आकलन करने की जो सर्वोपरि विधि है उसे कहेंगे डी वाली, जो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों का सही हुआ है वो इसे काउंट कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जहाँ भी आपको नहीं दिखे उसके नीचे पहले अंडरलाइन किया कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत रहती है और सीटेट ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जिसमें नहीं दिया रहता है।
क्वेश्चन आपका पूरा दिया होगा, उसमें नहीं पूछ लेंगे आप। ज़्यादातर हम लोगों का माइंड सेट जो रहता है वो पॉजिटिव की तरफ रहता है, तो हम लोग जो सही आंसर है उसे टिक करके आ जाते हैं, जबकि हमें इसमें से नेगेटिव आंसर निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो इसका जवाब नहीं ध्यान में रख कर दें। ए ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। बी ऑप्शन है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। डी ऑप्शन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसमें से जो भी सही आंसर है उसका जवाब आप दीजिए। 5 सेकेंड का समय है आपके पास। मुझे लगता है अब तक आप आंसर दे चुके होंगे, तो यहाँ पे नहीं को ध्यान में रखकर आंसर करना था। तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत आंसर निकालना था कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, जबकि असली बात यह है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वो अस्थायी होती हैं और बच्चे का अभिन्न अंग होती हैं। बच्चे जो भी त्रुटियाँ करते हैं उनसे बहुत ही सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनकी त्रुटियों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा था वो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिनका जिनका ये सही हुआ हो वो अपने काउंट में एक और बढ़ा लें। अगला क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। बी ऑप्शन भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी ऑप्शन भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। डी ऑप्शन भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अप्रभावित नहीं करते। तो इनमें से जो भी सही आंसर है उसका जवाब दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। LSRW 4 आपके भाषा के कौशल होते हैं, वो एक साथ ही सीखे जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहा है कोई तो उसके सुनने का कौशल विकसित नहीं हो रहा है, या फिर जो कोई लिख रहा है तो उसके देखने का कौशल विकसित नहीं हो रहा है। एक साथ सभी विकसित होते हैं। LSRW आपके एक साथ विकसित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ए ऑप्शन भाषा शिक्षक को भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बी ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सी ऑप्शन खेल में आनंद आता है। डी ऑप्शन खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इन चारों में से कौन सा सही है? आपके पास 5 सेकंड हैं जवाब देने के लिए। जितने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हों वो काउंट करते रहिएगा, क्योंकि नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने सही जवाब दिए। आगे से मैं हर एक वीडियो में ऐसे ही करने वाला हूं, जिससे मुझे पता चल सके कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं क्विज़ और कितने ज़्यादा लोग सही से कर पाते हैं क्वेश्चंस। पूरा वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से, निश्चित ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में आए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी वाला है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। बी वाला सही है, बाकी उपयुक्त नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। सीटेट का ये नियम है, या मतलब कह लीजिए ये पूरी तरीके से उसका पैटर्न है कि वो नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस यही गलत होते हैं। तो ए ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना। बी ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना। सी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। डी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यहाँ से आपको नेगेटिव यानी नहीं वाला छांटना है, जो भी हो। तो इन चारों में से जो आपको सही लग रहा हो जल्दी से जवाब दीजिए। 5 सेकंड है आपके पास।
मुझे लगता है अब तक आप आंसर कर चुके होंगे। तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियाँ दी होती हैं उनका उद्देश्य ऊपर वाले जो 3 दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। यही होता है उनका उद्देश्य कि भाषा का विस्तार हो, सृजनात्मक विकास हो बालकों का और उनको अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान हो। लेकिन आपको यहाँ से नेगेटिव छाँटना था यानी नहीं वाला, तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करें, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने यही किया होगा और जिनका गलत हो गया है वो आगे से ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बढ़ाइए अपने परिवार के। हम सब एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में सीखते हैं। तो ऐसे ही साथ में चलते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो ए ऑप्शन सरल भाषा वाले हों, बी ऑप्शन बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सी ऑप्शन केवल पाठ से ही संबंधित हों, डी ऑप्शन पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो यहाँ से आपको छांटना है कि जो अभ्यास एवं गतिविधियाँ होती हैं उनका जो मतलब वो जो दी होती हैं उनके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से एक सही है जो आपको जवाब देना है। बताइए फटाफट। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो बी वाला हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। बच्चे जब स्वयं से सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीखने के अवसर मिलेंगे, तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है अवसर, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने लोगों के आंसर सही हो रहे हैं प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, जिनके नहीं भी सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करें। शर्म की कोई बात नहीं है, अच्छे से धीरे धीरे हम सभी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कोई मास्टरमाइंड होता है। चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए ब्लैंक सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक उसी तरह से ये है कम। आपसे कुछ मतलब थोड़ा बदल के भी शब्द रख सकता है। कम जो है वो भी बिल्कुल नहीं की तरह ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, बी ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन चारों में से आंसर दीजिए। तो साथियों, जब बालकों में हम मौखिक कौशल का विकास कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कम महत्वपूर्ण है वो है प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्नों के उत्तर पूछना कम महत्वपूर्ण है, बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी चीज़ पे आप चर्चा कर रहे हैं तो उनके मौखिक कौशल का विकास होगा ही, साथ में जब वो आपकी बात को सुन रहे हैं तब भी उनके मौखिक कौशल का विकास होगा। इसके साथ ही जब वो अपनी बात कह रहे हैं तब तो उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर ही मिल रहा है, तो उनका विकास मौखिक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न के उत्तर पूछना ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। आई थिंक आप लोगों ने भी इसे ही टिक किया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को नीचे कमेंट भी करना है, पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और इस परिवार के सदस्य अभी तक नहीं बने हैं सब्सक्राइब करके बन जाइए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपके काम के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ए ऑप्शन उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, सी ऑप्शन अधिक क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, डी ऑप्शन उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन चारों में से जो सही है आप जवाब दें।
मुझे लगता है अब तक आप आंसर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता के बच्चे जैसे जो कान या फिर आँख या फिर सुन नहीं सकते हैं, जिस तरीके से भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक जिन्हें आप बोलते हैं, तो उनका जब आकलन करते हैं तो उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने भी यही सही किया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ए ऑप्शन है विशेषणों के कितने और कौन कौन से भेद हैं। बी ऑप्शन है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सी ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डी ऑप्शन है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक उचित जो प्रश्न पूछने का तरीका है भाषा के प्रश्न पत्र में वो कौन सा है। तो इन चारों में से आपको जो सही लग रहा हो उसको टिक कर दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। और ईमानदारी से जो भी सही हो रहे हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि जब ईमानदारी से लिखेंगे यहाँ पे आपका कोई आकलन नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से आप में सुधार होगा। आप सही से लिखेंगे तो आप सुधार कर पाएंगे। जो भी आपको सही लग रहा हो उसका जवाब दे दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। मुझे लगता है अब तक आप आंसर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे डी वाला सही है। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। मतलब जब आप उसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, चाहे वो प्राथमिक की बात हो रही हो या उच्च प्राथमिक की, कोई भी हो, तो आप बालक से उसके अनुभव साझा करने के लिए कहेंगे। सबसे अच्छा आकलन का तरीका यही होगा, और प्रश्न पत्र में जो भी भाषा का प्रश्न पूछा गया है वो भी सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो अपने अनुभव साझा कर पाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे डी वाला सही है। जितने लोगों का सही हुआ हो अपनी काउंटिंग में बढ़ाते जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए ऑप्शन जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। डी ऑप्शन व्यावहारिक नहीं है। आपको जो भी आंसर सही लग रहा हो उसका जवाब दें। तो साथियों, यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। देखिए, एक विद्यालय है, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं, तो जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे के नए नए शब्दों को जानेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, तो एक से ज़्यादा भाषाएं सीख पाएंगे। तो बहुभाषिकता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। तो बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ए ऑप्शन आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन बी आंकड़ों को सहेज कर रखना। ऑप्शन सी आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। ऑप्शन डी आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर सही लग रहा हो प्लीज़ उसे आंसर करें। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। आकलन से प्राप्त जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं आपको आकलन करने के बाद में, तो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। इसे आमतौर पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग बोला जाता है। जब आप मतलब देखते ही होंगे स्कूलों में जो रिज़ल्ट बनता है, फिर उसके बाद में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाती है, अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फिर टीचर उनसे बातें करते हैं, वही है ये।
आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। यहाँ तक जितने लोगों के सही हो रहे हैं प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक भी ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सभी को एक साथ जोड़ के चलेंगे, एक फैमिली बना के चलेंगे, तभी सभी का विकास होगा। हम सब साथ साथ सीखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है ए ऑप्शन बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बी ऑप्शन बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, सी ऑप्शन मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, डी ऑप्शन अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का ये क्या है निर्वाह करना। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनका आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। जितने लोगों का सही होता जा रहा है काउंट करते चलिए, फिर अभी कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। ए ऑप्शन बच्चों की सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, बी ऑप्शन विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, सी ऑप्शन विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो जवाब दें। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तो यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जितने लोगों का सही हुआ हो वो एक और काउंट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, आज का अंतिम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, बी ऑप्शन सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, सी ऑप्शन पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, डी ऑप्शन सभी कौशल एक दूसरे से के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ये आपका इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार प्रीवियस ईयर में मिला है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। LSRW आपकी चारों कौशलों के बारे में पूछा गया है। जो भी सही लग रहा हो जवाब दें फटाफट। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और अभी तक आपके जितने सही हुए हैं वो आपको नीचे कमेंट में बॉक्स में जाकर करने हैं, लिखने हैं कि आपने कितने में से कितने सही किए, मैं देखूंगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहीं तक था आज। साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। जितने लोग भी आए हैं देखने प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होते हैं वीडियो पे हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और आगे कर पाते हैं। आपसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है, प्लीज़ ये किया कीजिए। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो लाल रंग की जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करके बन जाइए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिखिए आपने कितने सही किए हैं, और आपका कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सुझावों का पालन करते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।